नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इसके लिए कुछ टेक्स्ट बुक मटेरियल है और हमारा मकसद ये समझना कि गति काम कैसे करती है, वेग, त्वरण, ये सब क्या है और क्या हम गति की भविष्यवाणी कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। हम सोचते हैं हम रुके हैं, पर अंदर देखिए खून दौड़ रहा है, सांस चल रही है, बाहर पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ गति में है। बिल्कुल, गति तो हर जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गति है क्या, एकदम बेसिक से। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई चीज समय के साथ अपनी जगह बदल रही है तो वो गति में है। और इसे समझने के लिए हम अक्सर चीजों को बस एक बिंदु मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, खासकर जब वो बहुत दूर जारी हों उनके अपने साइज के मुकाबले। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, उसे हम एक बिंदु मान सकते हैं उस स्केल पर। हाँ बिल्कुल। अब जगह बताने के दो तरीके हैं, एक है पथ लंबाई और दूसरा विस्थापन। कितना रास्ता तय किया, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है या शून्य। ठीक है। विस्थापन थोड़ा अलग है, ये है आपकी शुरू की और आखिरी की पोजीशन के बीच की सीधी दूरी। और दिशा भी सीधी दूरी मतलब मान लीजिए आप घर से बाजार गए और फिर बाजार से वापस घर आ गए। हाँ। तो आपके स्कूटर ने तो काफी दूरी दिखाई है ना, वो पथ लंबाई है, लेकिन आप शुरू भी घर से हुए थे और वापस भी घर पर हैं, तो आपका विस्थापन शून्य। अरे वाह। तो दूरी तय करने पर भी विस्थापन शून्य हो सकता है। बिल्कुल, विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है, ये दिशा पर निर्भर करता है। अच्छा, तो अगर विस्थापन शून्य हो सकता है, हाँ। तो फिर औसत वेग और औसत चाल वो भी अलग होंगे। हाँ, यहीं पर फर्क आता है। औसत चाल होती है कुल पथ लंबाई को कुल समय से भाग देने पर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, और औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो घर से बाजार वाले उदाहरण में औसत चाल तो कुछ न कुछ होगी क्योंकि पथ लंबाई है, पर औसत वेग शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य है। ये बहुत साफ हो गया। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर की सुई तो हर पल बदलती रहती है, वो क्या है फिर? औसत तो नहीं है वो? नहीं, वो औसत नहीं है, वो है तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ठीक उसी पल, उसी क्षण आपकी चाल क्या है। अच्छा, उस इंस्टेंट पर। हाँ, और ठीक वैसे ही तात्क्षणिक वेग भी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस खास पल पर आपका वेग क्या है दिशा के साथ, और यहीं पर कैलकुलस का रोल आता है। तात्क्षणिक वेग को हम dx dt लिखते हैं, मतलब स्थिति में समय के साथ बदलाव की दर ठीक उसी क्षण। समझ गई। तो वेग बताता है कि स्थिति कितनी तेजी से बदल रही है, पर अगर वेग खुद बदल रहा हो तो, जैसे गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा होती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब है वेग में बदलाव की दर, समय के साथ वेग कितना बदल रहा है। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण पॉजिटिव है। अगर स्पीड घट रही है, जैसे ब्रेक लगाने पर, हाँ, तो त्वरण नेगेटिव है। उसे हम मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। और अगर स्पीड एक जैसी है, कांस्टेंट, तो त्वरण शून्य है। वेग स्थिर है तो त्वरण शून्य। और गैलीलियो ने इसी बात पर जोर दिया था कि त्वरण को दूरी नहीं बल्कि समय के हिसाब से देखना चाहिए। और क्या इसे हम किसी ग्राफ पर भी देख सकते हैं समझने के लिए? हाँ बिल्कुल, वेग समय ग्राफ यानी VT ग्राफ बहुत काम का है। VT ग्राफ? हाँ, उस ग्राफ का जो ढलान होता है, स्लोप, वो हमें तात्क्षणिक त्वरण बताता है। अच्छा। और उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो हमें बताता है कि उस समय में कितना विस्थापन हुआ। ये विजुअलाइज करने में बहुत मदद करता है। ये तो बढ़िया है। अब वापस उस भविष्यवाणी वाले सवाल पर आते हैं। अगर हमें त्वरण पता हो और मान लीजिए वो बदल नहीं रहा, एक जैसा है, एक समान त्वरण, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कुछ देर बाद कहाँ होगी या उसकी स्पीड क्या होगी? बिल्कुल। एक समान त्वरण के लिए हमारे पास 3 बहुत ही कारगर समीकरण हैं। इन्हें शुद्ध गति की समीकरण या किनेमैटिक इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, वो इक्वेशंस, हाँ याद आ रहा है कुछ। पहली है v = v0 + at। इससे आप अंतिम वेग v पता कर सकते हैं अगर आपको शुरुआती वेग v0, त्वरण a और समय t पता हो। v = v0 + at, ठीक है। दूसरी है x = x0 + v0t
प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे आप अंतिम स्थिति x पता कर सकते हैं। यहाँ x0 शुरुआती स्थिति है। x इज इक्वल्स टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये थोड़ी लंबी है। हाँ, पर बहुत उपयोगी है। और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। ये वेग और विस्थापन को जोड़ती है बिना समय के। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। ये तो सच में पावरफुल लगती हैं भी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। क्या? ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ तभी काम करते हैं जब त्वरण एक समान हो, कांस्टेंट हो। अच्छा, ये इनकी लिमिटेशन है। एकदम सही। अगर त्वरण बदल रहा है तो फिर हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर हाँ, कई रोजमर्रा की स्थितियों में त्वरण लगभग एक जैसा रहता है। जैसे कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है मुक्त पतन, फ्री फॉल। हवा में किसी चीज का गिरना? हाँ, अगर हम हवा के प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम जी कहते हैं, हाँ, जी लगभग 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल, वो एक लगभग स्थिर एक समान त्वरण पैदा करता है नीचे की तरफ। तो गिरती हुई चीज पर यह समीकरण लगा सकते हैं। हाँ, और गैलीलियो ने इसी का अध्ययन करके वो अपना प्रसिद्ध विषम अंकों वाला नियम दिया था। ओ हाँ, कि समान समय में तय की गई दूरियां 1, 3, 5, 7 के अनुपात में होती हैं अगर कोई चीज रेस्ट से गिरे। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति में गणित छुपा है। और रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे गाड़ी चलाना, वहां भी ये बहुत काम आते हैं। खासकर एक चीज समझने में, अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकती है। हाँ, वही। और ये दूरी, ये गाड़ी की शुरुआती रफ्तार के वर्ग, स्क्वायर के समानुपाती होती है, v0 स्क्वायर के। रफ्तार के वर्ग के। मतलब अगर मैंने स्पीड 2 गुनी कर दी तो रुकने की दूरी 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है ना? और ये सिर्फ ब्रेक लगाने के बाद की दूरी है। इसमें अभी वो समय नहीं जुड़ा है जो आपको खतरा देखकर ब्रेक दबाने में लगता है। ओ हाँ, रिएक्शन टाइम। बिल्कुल, रिएक्शन टाइम। मान लीजिए वो आधा सेकंड है। अगर आप 30 की स्पीड पर हैं तो आधे सेकंड में कुछ दूर चलेंगे। अगर आप 60 की स्पीड पर हैं तो उसी आधे सेकंड में 2 गुनी दूर चले जाएंगे बिना ब्रेक लगाए ही। और उसके बाद रुकने की दूरी 4 गुना अलग से। हाँ, इसीलिए हाईवे पर थोड़ी सी ज्यादा स्पीड भी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये फिजिक्स हमें साफ साफ बताती है। मैंने खुद महसूस किया है, बारिश में ब्रेक लगाओ तो गाड़ी कितना फिसलती है। शायद वो फ्रिक्शन कम होने से प्रभावी मंदन घट जाता है। वाकई। तो हमने देखा कि कैसे ये सरल से दिखने वाले कॉन्सेप्ट्स, विस्थापन, वेग, त्वरण और ये समीकरण हमें गति को समझने और यहाँ तक कि उसकी भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, फ्री फॉल से लेकर रोड सेफ्टी तक। हाँ, ये समीकरण बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि गति कैसे होती है, उसका वर्णन करते हैं। पर अब एक और गहरा सवाल उठता है। क्या? गति होती क्यों है? क्या चीज है जो वस्तुओं को चलाती है या उनके वेग को बदलती है? मतलब त्वरण का कारण क्या है? फोर्स, बल। बिल्कुल। इसका जवाब हमें भौतिकी के अगले पड़ाव पर ले जाता है, बल और न्यूटन के गति के नियम। लेकिन वो कहानी